कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपने इस क्लास में बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर है सेकंड कथा साहित्य, उसमें जो एक पुस्तक लगती है अपने प्रतिनिधि कहानी संग्रह, डॉक्टर हितू भारद्वाज की संपादित ये पुस्तक, इसमें कहानी पर अपने आज चर्चा करें। स्नेहबंध कहानी का नाम है, लेखिका है इसकी मालती जोशी। कहानी साहित्य की एक सर्वप्रिय विधा है। कहानी का जो स्वरूप है, कहानी के जो तत्व, उन पे आधारित कहानी का रूप होता है। कहानी के तत्वों में अपने बात करें, सबसे महत्वपूर्ण तत्व कथानक की, तो कथानक कहानी का यूँ समझे कि वो प्लॉट है जिस पे कहानी रूपी इमारत जो है वो खड़ी होती है। कथानक मजबूत कहानी का हो, ये अपेक्षा कहानी से रहती है। इसके बाद कहानी में जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है वो पात्र और चरित्र चित्रण का। कहानी चूंकि उपन्यास से छोटी है तो पात्र भी उसमें सीमित पात्र होंगे, तो उनमें से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण खुलकर अपने सामने प्रकट हो सकता है। एक के अलावा किसी अन्य और जो पात्र हैं, 2-3-4 पात्र जो कहानी में अधिकतर होते हैं, तो उनके चरित्र को थोड़ा थोड़ा प्रकाश उन चरित्रों पर कहानी का डालता है। मुख्य रूप से कहानी एक या दो पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इसी में जो चरित्र चित्रण है वो भी कहानीकार अपने उस कथानक में किसी पात्र का चरित्र अपने सामने अच्छा या बुरा जैसा भी प्रकट करता है, तो उसका चरित्र चित्रण भी इन्हीं आधारों पर अपने सामने खुलता है कि ये पात्र कहानी का एक अच्छा पात्र है, एक बुरा पात्र है। मुख्य पात्र जो है यूं अच्छा ही होता है, जिसके इर्द गिर्द कहानी जो है वो घूमती है। फिर उसके बाद में अपने बात करें संवाद या कथोपकथन की। कहानी में संवाद अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यूँ कहानी एक वृत्तांत के रूप में रहती है, लेकिन संवाद एक तरह से उसके लिए एक संजीवनी होती है। तो उन्हीं संवादों के जरिए किसी पात्र का चरित्र चित्रण अपने सामने खुलकर प्रकट होता है। वो जो बातचीत करते हैं उनसे ही उनके बारे में पता चलता है। संवाद यूँ अधिक बड़े ना हो, लेकिन कहानी में होते अवश्य। कुछ लोग कहानी में जो संवाद है उनको एक बैसाखी मानते हैं, जिनके सहारे कहानी चलती है, लेकिन बहरहाल कहानी के लिए संवाद भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कहानी का कोई उद्देश्य रहता है, उद्देश्य के बगैर कोई कहानी होती नहीं है। ये भी एक उसमें तत्व कहानी का रहता है। फिर बात करें अपने देश काल वातावरण की। कहानी जिस भाव को लेकर चलती है, उस तरह का एक वातावरण कहानीकार उस कहानी में निर्मित करता है, बनाता है। उसी वातावरण के अंदर वो कहानी यूँ मतलब मजबूत बनती है, जमती है। यानी अगर मान लीजिए कहीं कहानी इस तरह के भाव की है जो यूँ समझे कि आज़ादी से पहले की है, तो उस तरह का वातावरण भी उस तरह का ही निर्मित कहानीकार करता है। फिर बात करें अपने भाषा शैली की, तो भाषा भी उस कथानक के अनुकूल हो, उन पात्रों के अनुकूल हो। कहीं पढ़े लिखे पात्रों को अगर दिखाया जाता है, पढ़े लिखे लोगों की कहानी है, तो उनकी भाषा उस तरह की कहानीकार बनाता है। और कहीं अगर गमई जीवन का वर्णन कहानीकार करता है, तो भाषा भी उसी तरह की कहानी में रहती है। ये कहानी की भाषा शैली की अपने बात करें। और फिर कहानी के शीर्षक की बात होती है। शीर्षक किसी भी चीज़ के लिए अपने को आकर्षित करने वाला एक तत्व होता है। शीर्षक उस कहानी की या तो पात्र के नाम पे हो सकता है, या उस कहानी के अंदर जो भाव है उन भावों के नाम पे उसका शीर्षक हो सकता है। कुल मिलाकर शीर्षक वो एक सूचना है जो अपने को पहले से ही बताती है कि कहानी के अंदर इस तरह का भाव आप पढ़ेंगे। आज अपने मालती जोशी की कहानी स्नेहबंध की बात करेंगे। स्नेहबंध यानी तमाम तरह के बंधनों में सबसे जो प्रिय बंधन वो स्नेह का बंधन होता है। बंधन में ही सुख है, ऐसा अपने कई बार पढ़ते भी हैं कि बंधन जो होता है, यूँ एक बंधन मात्र से ये सूचना अपने बंधन का मतलब बांधना नहीं होता। हमेशा बंधन का मतलब बांधना हो ये जरूर नहीं। अब स्नेह बंध है तो प्रेम का एक जो बंधन होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपने अगर ये बात लेके अगर चलें, जैसा इस कहानी के अंदर है कि आधुनिकता जो होती है वो सदैव अप्रिय हो, ऐसा नहीं। आधुनिक लोगों के अंदर मन, मस्तिष्क या विचार क्या कुछ नहीं होता, उनमें भी भावना होती है, लेकिन अपने ये सोचते हैं कि जो आधुनिक भाव परिवेश का व्यक्ति है, हो सकता है कि वो भावना के तौर पर कुछ कमजोर हो, ऐसा नहीं होता।
पहले से किसी के बारे में या पूर्वाग्रह की जो भावना होती है, अपने पहले से सोच लें कि जो इस तरह से आधुनिक है वो किसी की सेवा शुश्रूषा क्या करेगा, ऐसा सोचना गलत है। ऐसा अपनी कहानी की जो कथाकार है या कथा सूत्र जो है, जो मैं नाम से कहानी कहती है अपनी को, वो ऐसा सोच लेती है अपनी बहू के बारे में कि वो इस तरह की हो सकती है। लेकिन जब जब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे वो लड़की उनके जीवन के अंदर, वो बहू उनके जीवन के अंदर आगे आगे तक पहुंचती है, तो उन्हें लगता है कि मैं इसे समझने में मैंने कितनी त्रुटि की, कितनी भूल की। ये तो अपने आप में बड़ी सेवा करने वाली एक बहू है, और ये बहू कहना भी उचित नहीं होगा, ये तो बेटी की तरह से मेरे जीवन में आई है। बात करें मालती जोशी के व्यक्तित्व की थोड़ी, जैसा हेतु भारद्वाज ने अपनी इस पुस्तक में इनके बारे में लिखा है। जन्म इनका 1934 में हुआ, आज भी सक्रिय हैं। मालती जोशी ने अगणित कहानियाँ, बाल कथाएँ और उपन्यास लिखे हैं। उनकी अनेक रचनाओं का विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। कई कहानियों का रंगमंच, मंचन, रेडियो और दूरदर्शन पर नाट्य रूपांतरण प्रसारित हो चुके हैं। इनकी कुछ कहानियों पर जया बच्चन ने दूरदर्शन के लिए 7 फेरे नामक धारावाहिक का निर्माण भी किया है। गुलजार के किरदार शीर्षक दूरदर्शन धारावाहिक में उनकी कुछ कहानियों को भी पेश किया गया है। भावना नामक धारावाहिक में भी उनकी कुछ कहानियाँ शामिल हो चुकी है। कुल मिलाकर ये जो कहानीकार जिनको अपने पढ़ेंगे मालती जोशी को, ये टेलीविज़न और रेडियो इन दोनों पर बराबर बराबर इनकी कहानियों के जो नाटक या धारावाहिक या इसके अलावा रंगमंच पर भी इनकी कहानियों का नाट्य रूपांतरण होकर मंचन भी हो चुका है। कुल मिलाकर बहुत सक्रिय कहानीकार आप रही हैं मालती जोशी। मालती जोशी को हिंदी और मराठी की विभिन्न संस्थाओं ने सम्मानित और पुरस्कृत भी किया है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1998 में इन्हें भवभूति अलंकार से भी अलंकृत किया गया है। मालती जोशी की कहानियाँ भावुक मन को छूने वाली कहानियाँ हैं। विशेष रूप से हेतु भारद्वाज जी ने बात लिखी कि इनकी जो कहानियाँ हैं जो भावुक हृदय को छूने वाली, यूँ कहानियाँ या साहित्य की कोई विधा सहृदय पाठक के लिए होती है। एक भावना प्रधान व्यक्ति जो होता है उन्हीं के लिए ये साहित्य है। यानी व्यक्ति के अंदर से अगर संवेदना, अगर भावना निकल जाए तो वो मनुष्य मनुष्य ही नहीं होता जिसमें भाव ना हो। वे स्वयं अपनी कहानियों के बारे में क्या कहती हैं कि जीवन की छोटी छोटी अनुभूतियों को स्मरणीय क्षणों में पिरोती रही है। वे अनुभूतियाँ कभी अपनी होती है, कभी मेरे अपनों की, और मेरे इन अपनों की संख्या और परिचित बहुत विस्तृत हैं। वैसे भी लेखक का अपने आप पर भाव तो रहता ही नहीं है। अपने आसपास बिखरे जगत का सुख दुख उसी का सुख दुख हो जाता है, और इसीलिए मेरी अधिकांश कहानियाँ मैं के साथ शुरू होती हैं। यानी ये जो कहानियाँ लिखती हैं मालती जोशी जी, तो ये कहती हैं कि उन कहानियों के पात्र या उन कहानियों के जो भाव हैं मेरे अपनों के जीवन में आई गई अनुभूतियाँ हैं, उन्हीं को मैं आत्मिक क्षणों में पिरोती रही हूँ। तो और अपनों की जो सीमा ये बताती है कि मैं अपने उन्हीं सब लोगों को मानती हूँ जो मेरे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं या मेरे आसपास का जो वातावरण है। कहानीकार या किसी भी साहित्यकार के लिए जो आसपास का वातावरण है या जो आसपास के लोग हैं वो सब अपने जैसा भाव ही उनमें प्रकट होता है। अपने याद करें महादेवी वर्मा जैसी कवयित्री को, जिन्होंने अपना जो गद्य लेखन जो निबंध लिखी, तो उनमें अपने परिवार के सदस्य, उनके परिवार के सदस्यों में जीव जंतु तमाम है, बहुत बड़ा उनका परिवार है। तो उसी तरह की भावना मालती जोशी भी अपनी कहानियों के साथ लिखती है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरे बहुत बड़े परिचित हैं, आसपास के सभी लोग मेरे अपने हैं, उन्हीं को लेकर मैं कहानियाँ लिखती रही हूँ। उनकी अनुभूतियाँ जो है या मेरे जीवन की जो अनुभूतियाँ उन सबको मैं पिरोती रही हूँ कहानी। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के सम्मान से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। ऐसी कहानीकार है मालती जोशी। मालती जोशी को BA फर्स्ट ईयर के इस बार के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, और ये कहानी स्नेहबंध उनकी अपने पाठ्यक्रम में डाली गई है। तो आप उनकी रचनाओं को भी याद रखें, उनके दूरदर्शन पे और रेडियो पे जो नाटक इनके उनको अपने याद रखें, और छोटे प्रश्नों में उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पात्रों के बारे में भी चर्चा होती रहती है कई बार छोटे प्रश्नों में कि स्नेहबंध कहानी के जो पात्र हैं उनके नाम लिखिए, या स्नेहबंध कहानी में जो बहू हैं उन बहू का नाम क्या है। तो इस तरह के प्रश्न छोटे आते रहते हैं परीक्षा में, तो आप उन तमाम प्रश्नों पर अपनी दृष्टि अवश्य रखेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बहरहाल स्नेहबंध कहानी का जो कथानक है वो जो जैसा स्नेह हेतु भारद्वाज जी ने लिखा है, मैं वो आपको बताऊं उनका सार कथानक का। मालती जोशी की स्नेहबंध कहानी
मानवीय संबंधों की गहराई से पड़ताल करने वाली कहानी है। मानवीय संबंध जो होते हैं उनका एक तरह से जांच पड़ताल करने वाली कहानी है। इस कहानी की मीता, ये जो बहू है, मैत्री जिसका नाम है पूरा, और मीता ही उसे प्यार से बुलाया जाता है। ये जो मीता है ये आधुनिक सोच की एक लड़की है और जो जीवन को खुलकर जीने में विश्वास करती है। किसी तरह का बंधन नहीं, खुलकर जीवन जीना है, यानी जो अपने मन में है। कहने का भाव यही है कि संस्कारों को यूँ दिखाया नहीं जाता, संस्कार व्यक्ति के अंदर गहरे तक समाये जाते हैं। आधुनिक दिखने वाला व्यक्ति जिसके बारे में पहले से ये आग्रह कर लिया जाए, पूर्वाग्रह रख लिया जाए कि ये संस्कारों को नहीं मानता, नहीं समझता, तो ऐसा सोचना इस कहानी के माध्यम से लेखिका अपने को कह रही है कि गलत है। वो ध्रुव से प्रेम करती है। ये कहानीकार का बेटा है, उस मैं का जो अपने को कहानी कहता है, कथा सूत्र जिसे अपने कहें, कथा कहने वाला जो व्यक्ति है, जो उसका पुत्र है ध्रुव। इससे ये मीता जो प्रेम करती है और बाद में इससे विवाह कर लेती है। ध्रुव की माँ अर्थात मीता की सास उसे संदेह की नज़र से देखती है क्योंकि उसे मीता की आधुनिक जीवन शैली पसंद है। संदेह इस बात का है कि ये हमें संभालेगी या इस घर को संभाल लेगी, ऐसा उन्हें लगता है कि ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि आधुनिक जीवन जो है उसके बारे में ये पहले से सोच जो है बना ली जाती है। यद्यपि मीता उसका और उसके पति यानी अपने ससुर का पूरा सम्मान करती है, पर माँ को मीता की आधुनिकतापन शैली जो है वो पसंद नहीं। कई बार उसे देखकर उड़ने भी लगती है अपने मन में। मीता भी नौकरी करती है, ये भी अपने पति के साथ काम करने वाली कामकाजी एक महिला है। जीवन अपनी गति से चल रहा है कि ध्रुव का चयन 6 माह का प्रशिक्षण लेने के लिए जर्मनी जाने के लिए हो जाता है। अब ये कहानी चलती रहती है, छोटी मोटी घटनाएं इस कहानी में हो जाती है जिनका अच्छा असर, बुरा असर, ये सब उस कहानी के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन बहरहाल कहानी जब चलते चलते 6 माह व्यतीत हो जाते हैं, कुछ समय व्यतीत हो जाता है, तो उनका जो पुत्र है ध्रुव, उसका चयन हो जाता है अपनी कंपनी के मार्फत से 6 महीने का प्रशिक्षण लेने के लिए वो भारत से बाहर जर्मनी चला जाता है। वो मीता को साथ ले जाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन मीता जो है यहाँ बड़ी समझदारी की बात करती है। वो कहती है कि नहीं, अब चूंकि तुम आप जो है कंपनी के खर्चे पे जा रहे हो और मैं जो आपके साथ जाऊंगी तो उसका व्यय आप ही को करना होगा, तो इस तरह अपने ऊपर जो भार आर्थिक पड़ेगा तो मैं नहीं जाती, फिर बाद में कभी जाने के अवसर प्राप्त होंगे तो मैं जाऊंगी। मैं मीता को ध्रुव के जर्मनी चले जाने पर अपने पिता के घर चली जाती है। ये बात होती भी है इस कहानी के अंदर कि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम अपना मन बहलाने के लिए कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन अपने पिता के यहाँ रहकर जैसे भी अपना जीवन व्यतीत कर लेना। बहरहाल कहानी में एक सूचना ये भी रहती है कि मीता जो है वो उसकी माँ का देहांत बचपन ही में हो जाता है, तो ये बिना माँ की बेटी है, अपने पिता का ध्यान रखने के लिए भाई है इसके, तो उसके पास चली जाती है। ध्रुव के जर्मनी चले जाने पर अपने पिता के यहाँ चली जाती है। उसकी सास भी यही चाहती है ताकि मीता की हरकतों से उसे मानसिक पीड़ा ना हो। अब वो सास इसलिए नहीं चाहती कि उसे वहाँ पर कुछ सुख की प्राप्ति हो, वो बस ये चाहती है कि मेरे सामने रहेगी और इसकी ये इस तरह की जो हरकतें हैं उनसे मेरे मन को जो क्षोभ होगा, जो मुझे कुढ़ होगी, उससे मुझे थोड़ा बचाव रहेगा। इसलिए वो भी इस बात को मान लेती है कि तुम अपने पिता के घर भी चले जाओ। इस बीच मीता के ससुर का पेशाब बंद हो जाता है, तो उनका छोटा बेटा शिव और उनकी पत्नी उन्हें अस्पताल में भर्ती करते हैं। तो कहानी के अंदर फिर एक घटनाक्रम ये होता है कि मीता का जो ससुर है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और उस तबीयत खराब के दौरान ये जो मीता का देवर है शिव, ध्रुव का छोटा भाई, ये और जो अपनी कथाकार है जो मैं नाम से कहानी कहती है, वो यानी सास मीता की, ये दोनों उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और भर्ती कराते हैं। इस तमाम की सूचना जो है मीता तक पहुंचती नहीं है उस समय तक। वो सामान्य वार्ड में उसे भर्ती होते हैं। डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। उनकी बीमारी की खबर मीता के पिता को किसी तरह से लग जाती है और तुरंत अस्पताल आते हैं। वे मीता की सास को उपलम भी देते हैं, उसे औलाना भी देते हैं कि आपने हमें खबर नहीं दी। बहरहाल ऑपरेशन हो जाता है, संपन्न हो जाता है अच्छे से, स्ट्रेचर को बाहर लाया जाता है, तो सास पाती है कि स्ट्रेचर से एक प्राइवेट रूम की ओर उसे ले जाया जाता है। वो आश्चर्यचकित होती है क्योंकि वो तो उसे सामान्य वार्ड में लेते हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष प्राइवेट वार्ड के अंदर उसे ले जाया जाता है। आश्चर्य करते पता चलता है कि मीता को ये सूचना हो चुकी है, क्योंकि उसके पिता आ जाते हैं तो मीता को ये बात पता चल जाती है। तो मीता ही आकर वो कमरा अलॉट कराती है और वहाँ का सारा इंतजाम वही करते हैं। कमरे में सभी तरह की सुविधाएँ हैं। मैं नाम की जो ये कथाकार हैं
वो उस प्राइवेट कमरे में पहुंचती है तो मीता उसे पूरे आदर के साथ बिठाती है। सारी व्यवस्था उसने अपने आप कराई है। वह अपनी सास को चाय बनाकर पिलाती है। सास को आश्चर्य होता है कि चाय यहाँ पर किस तरह, तो मीता इस दौरान सारी व्यवस्था कर लेती है। उस कमरे के अंदर घर से सामान ला के चद्दर वद्दर तकिए वकिए सारी चीज़ लाती है। इसके अलावा रसोई का सामान भी, कमरे के अंदर अटैच में रसोई भी रहती है छोटी सी, तो उसमें ये सारा सामान वो पहले से जमा कर लेती है। वहीं से चाय बनती है, वहीं से सब कुछ उसे मिल जाता है। सास को बड़ा आश्चर्य होता है, अपने आप से थोड़ा शर्मिंदगी का भाव भी उसे इस कहानी में अपनी कहानीकार जो दिखाती है। वह अपने देवर शिव, अपने भाई और अपने पिता इन सबको निर्देशित करती है कि उन्हें सबको क्या करना है। मैं उसके व्यवहार से, ये जो अपनी जो सूत्रधार है ये कहती हैं कि मैं उसके व्यवहार से बड़ा द्रवित हो जाती हूँ। मीता स्वयं सारी तीमारदारी का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। मैं तो उसकी आत्मीयता, यानी सूत्रधार को उसकी आत्मीयता, तत्परता, सेवा भावना भीतर तक ही भिगो देती है। उसे अपने पर अफसोस भी होता है कि उसने मीता को आधुनिकता की झूठी कसौटी पर कसकर कितना गलत समझा। वो तो उसकी बेटी है। कहानी का जो अंत है वो अपने आप में बड़ा मार्मिक बन रहा है। तो ये कहानी का सार अपने को कथाकार जो संपादक है हेतु भारद्वाज, उन्होंने बताया कि इस तरह की कहानी का ये सार। अक्षरस्वर कहानी, अक्षरस कहानी को अपने पढ़ें, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें इस कहानी की है या महत्वपूर्ण व्याख्याएं जहाँ से आ सकती है वहाँ से अपनी कहानी को पढ़ेंगे। कहानी आरंभ होती है तो पहले इसका परिचय वगैरह होता है। बिन ब्याही ये एक प्रेमिका के रूप में ध्रुव की अपने घर आती है, तो सास को थोड़ा सा यूँ आश्चर्य होता है कि अचानक से ये लड़की किस तरह आती है। हल्की फुल्की उनकी बातचीत होती है और किस तरह ध्रुव और शिव ये दोनों उसके आगे पीछे जिस तरह घूमते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है सूत्रधार मैं को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसे लगता है कि कहीं मेरी जग हंसाई इससे ना हो। और ये जब चूंकि यहाँ इसको लाया है तो कम से कम इसे कपड़े तो ढंग के पहना। वो जो लड़की है वो एक आधुनिक वेशभूषा में आती है, तो ये भी उसे पता नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता। यानी कुल मिलाकर उसकी जो वेशभूषा है उसी को लेकर अपना जो ये सूत्रधार है, ये जो मैं है, ये जो कहानीकार है, ये अपना पूर्वग्रह उसी समय से बना लेती है उसकी उस वेशभूषा को देखकर। और वो साथ ही ये भी चाहती नहीं कि इसके बारे में मेरी जो दूसरी मेरे पारिवारिक जो रिश्तेदार हैं, मेरी बहन है या इधर मेरे ससुराल के जो भी लोग हैं, वो इसके बारे में जिस तरह से हम किसी अन्य लोगों की बहुओं के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, तो उस तरह की टिप्पणियाँ इस पर भी होगी, तो ये ना हो, पहले से मैं इसे कुछ समझा दूँ, कुछ समझा दूँ। कहानी अपने उस खंड से अपने लेते हैं जहाँ से कहानी के अंदर से जो व्याख्याएं हैं वो अपने आने वाली महसूस होती है। ध्रुव जो है देवर, इतनी ध्रुव जो मतलब उसका मीता का पति है, ध्रुव इतनी आजीजी से पूछ रहा था कि उसका दिल दुखाते न बना। अच्छी मैंने अनमने ढंग से कहा, ये कथाकार बोल रही है, और बात समाप्त कर दी, वरना सच तो ये था कि मैंने मीता को ठीक से देखा भी नहीं था। ये मीता जब जाती है तो जब ध्रुव पूछता है तो अनमने ढंग से ये अपनी जो सूत्रधार है वो कहती है और वो अपने भीतर की बात बताती यूँ कि मैंने उसे ठीक से देखा नहीं, पहली ही नज़र में उसका हुलिया देखा और मन खट्टा हो गया। बहू को लेकर मन में कितनी कोमल कल्पनाएं थी, सब राख हो गई। गुस्सा तो अपने लाडले पर आता था। प्रेम करते समय इन लोगों की अकल क्या घास चढ़ जाती है। कैसे कैसे प्यारे रिश्ते आ रहे थे, पर तकदीर में तो ये सर्कस सुंदरी लिखी थी, सर्कस सुंदरी। अब इस तरह की जो बातें हैं जो मन के अंदर अपनी सूत्रधार के चल रही है, तो ये सारी बातें उस लड़की के आचरण को, उसके चरित्र को एक अलग नजरिए से उसके मस्तिष्क में फिट कर देती है। एक उत्साह भरकर रह गई मैं। एक बार हम लोगों की स्वीकृति की मोहर लगने भर की देर थी, फिर तो सारे काम फटाफट और कायदे से होते चले गए। मीता के पिताजी स्वयं घर आए और उन्होंने औपचारिक रूप से रिश्ते की पहल की। मीता को अपनी बहू बना लेने के लिए करबद्ध निवेदन किया। उन्होंने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद उनके बच्चे अक्सर हॉस्टल में रहे और वे हमेशा टूर पर ही बने रहे। 2 साल पहले लड़की की शादी हुई है, तब से घर कुछ आकार ग्रहण करने लगा है। हॉस्टल में रहने के कारण मीतू काफ़ी कुछ सीखने से वंचित रह गई। वे तो डर रहे थे, पर ध्रुव ने आश्वस्त किया कि माँ बहुत सहनशील और सने हुई है, वे उसे अपने अनुसार ढाल देंगी। उत्तर में ध्रुव के पिता ने भी उन्हें आश्वस्त किया, कहा कि हम लोग इतने दकियानुसी नहीं हैं कि एक आर्किटेक्ट लड़की में 16वीं सदी की बहू को तलाशें। यानी अपने बारे में सब अच्छी बातें उन्होंने कही ध्रुव के पिता ने कि हम इतने भी
पुराने विचारों के नहीं है, दकियानुसी नहीं है कि हम अपनी जो एक आर्किटेक्ट बहू है उसके बारे में कोई 16वीं सदी की बहू की कल्पना भी हम करें। इस प्रकार बहुत ही सौजन्यपूर्ण वातावरण में परिचय का पहला दौर जो है समाप्त हुआ। धूमधाम से सगाई हो गई, दोनों पक्षों ने जी खुलकर खर्च किया। दान दहेज तो कुछ लेना था नहीं, लेन देन की कड़वाहट भरी चर्चा से बच गए हम लोग भी। फिर भी मैंने सबकी नज़र बचाकर समझी जी के हाथ में एक लिस्ट थमाई। पहले बेटी की शादी थी, नाते रिश्तेदारों की नेक तो मिलनी ही चाहिए, अपनी बेटी को तो लोग देते ही, जिंदगी भर ये देना समाप्त नहीं होता, और बाकी लोगों को मौका तो सिर्फ शादी में ही मिलता है। एक लिस्ट मैंने ध्रुव को भी पकड़ाई। लिस्ट क्या थी? होने वाली बहू के लिए पूरी की पूरी आचार संहिता थी। अब कुछ संवाद है। मीता अब शादी के बाद इस घर में आएगी। ये जो लिस्ट उन्होंने दी, उस लिस्ट में लिखी हुई बातें हैं। भविष्य में बाल नहीं कटवाएगी, हाथ में चूड़ियाँ डालने की आदत डालेगी, शादी में सिर ढकेगी, घर में मेहमान रहेंगे तब तक साड़ी पहनेगी, लोगों के सामने ध्रुव को नाम लेकर नहीं पुकारेगी। एक खूब लंबी सूची थी, बारीकी से जो भी बात याद आती गई जोड़ दी थी। शिव ने तो उसका नाम 20 सूत्री कार्यक्रम रख दिया था। आते जाते ध्रुव को छेड़ देता, दादा भाई भाभी को कितने सूत्र हटा दिए। कभी कहता भाभी से कहना फर्स्ट डिवीजन न आने से भी चलेगा, पर कम से कम पासिंग मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो इस तरह की चुगलबाजी उन दोनों के बीच में होती रहती है, भाई भाई के बीच में। और फिर इस तरह कहानी आगे बढ़ती रहती है। कहानीकार जो सूत्रधार है वो कहती है कि वैसे मैंने एकदम गलत भी नहीं कहा था। शादी में सचमुच कुछ लोग मीन बेग निकालने के लिए आते हैं। नई नवेली दुल्हनों को सबसे ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ती है। झूठ क्यों बोलूं, खुद ही मैं कई बार इस अभियान में सम्मिलित हुई हूँ। दोनों ओर के परिवारों में अब तक जितनी बहुएं आई हैं, सबके लिए मेरे पास कहने के लिए कुछ न कुछ है। सुरेश की बहू रसोई तक में चप्पलें पहनकर घूमती है। महेश की बहू 9 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती। राजन की बहू रसोई में झांकती तक नहीं। आलोक की बहू 24 घंटे उसके नाम का जप करती रहती है। जेठ ससुर तक का उसे होश नहीं रहता। निखिल की बहू तो और भी 30 मार खां है। जहाँ पति को 4 लोगों के बीच हंसते बोलते देखेगी, बच्चे को लत से आकर गोद में पटक देगी। उस पर तुर्रा ये कोई मेरी अकेली का नहीं है जो दिन भर मैं ही करती हूँ। इस तरह के जो खंड है कहानी के बीच से, ये व्याख्या के तौर पर बड़े महत्वपूर्ण है, जिनका वाचन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये शादी हो जाती है और समय जो है वो अपनी गति से व्यतीत होता रहता है। आगे जब कहानी के अंदर जब ध्रुव जो है वो 6 महीने के लिए जब बाहर जाने का उसका निमंत्रण आता है, तो तब उस कहानी में क्या होता है, अजीब मुसीबत है। मैं बोल बताया, दिन भर घर में धींगा मस्ती चलती रहती है। छोटे बड़े का भी लिहाज नहीं रखा जाता, फिर भी मुझे चैन नहीं। पराई लड़की पर तो लोगों की इतनी ममता हो जाती है। साल 6 महीने में अपनी जाई घर आती है, उसका तो कभी ऐसा लाड दुलार नहीं होता। लाड दुलार क्या खा करूँगा, वो तो तुम्हारे अनुशासन में पली हुई बिटिया है। आज तो कभी खुलकर बात भी की है उसने मुझसे। ध्रुव के पिता बोलते हैं ये बात। अब चुप रहने की बारी मेरी थी। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ध्रुव को अचानक 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने का आदेश मिला। घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई। कितने सारे लोगों में सिर्फ उसी का चयन हुआ था। गर्व से हम लोगों के कलेजे गदगद भर हो गए। जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई और मेरा दिल बहने लगा। लड़का पहली बार इतनी दूर प्रदेश में जा रहा था और फिर नई नवेली बहू को पीछे छोड़कर जा रहा था। मीतू को भी क्यों नहीं ले जाते, घूम आएंगे इन्होंने कहा था। लेकिन मीता ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वो बोली, बेकार रुपये फेंकने का क्या फायदा पापा जी, ध्रुव का खर्च तो कंपनी देगी, मेरा तो हम ही लोगों को उठाना पड़ेगा। कभी अपना भी चांस आएगा, है ना शिव। वो हमेशा की तरह हंसमुख बने रहने का भरसक प्रयत्न करती, पर कभी कभी उसका चेहरा बेहद उदास हो जाता। स्वाभाविक भी था, पर मुझे चिंता हो चली थी। आखिर मैंने एक दिन ध्रुव से कहा, बेटे तुम्हारे लौट आने तक मीता अपने पापा के यहाँ रहे तो कैसा है। कहीं भी रह लेंगे माँ, 6 महीने की तो बात है, पलक झपकते बीत जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लौटते समय 15-20 दिन के लिए उसे बुला लूँगा, घूम घाम लेंगे। उसने तो बात समाप्त कर दी, पर मेरी चिंता वैसी की वैसी बनी हुई थी। बच्चों के पापा का इन दिनों कुछ ठीक नहीं था। वो यहाँ उदास बनी रहेगी तो उनका संबंध सीधे मुझसे जोड़ देंगे, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। शिव और मीता उसे छोड़ने मुंबई तक गए थे। लौटकर मीता अपने पापा के यहाँ चली गई। उसकी भाभी के यहाँ लड़का हुआ था। फिर महीने भर बाद भाभी अपने पीहर गई तो उसने घर की देखभाल के लिए वहाँ रह जाना चाहा तो हमने कोई आपत्ति नहीं की। घर एकदम सुनसान हो गया। बच्चों के पापा ध्रुव से ज़्यादा मीता को मिस कर रहे थे। तो इस तरह कहानी फिर आगे बढ़ती रहती है। तो अचानक से कहानी के अंदर मोड़ तब आता है जब ये मीता के जो ससुर हैं, ध्रुव के जो पिता हैं, उनको अचानक से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। इस सब की जानकारी मीता तक नहीं पहुँचती।
जनरल वार्ड में जो एक रात गुजरी, हॉस्पिटल में इन लोगों ने भर्ती उन्हें करवा दिया, उससे आगे की कहानी है। उफ, जिंदगी भर याद रहेगी। इनकी वैसी हालत में नींद आने का कोई प्रश्न ही नहीं था, पर आसपास के वातावरण ने मन को इतना बोझिल कर दिया कि सुबह उठकर लगा मैं ही बीमार हूँ, और दुर्गंध अब भी याद आती है तो मन पर कांटे से उग आते हैं। सुबह शिव कहीं से चाय लाया मेरे लिए, पर घूंट भर भी गले से नहीं। 10 बजे ऑपरेशन होने को था, 9 बजे इन्हें स्ट्रेचर पर डाल ले गए। मैं और शिव भी पीछे पीछे चल पड़े, जहाँ तक जाने दिया वहाँ तक गए। फिर मैं वहीं बैठकर इष्ट देव का जाप करने लगी। शिव बेचारा दौड़ धूप में व्यस्त हो गया। इस दौरान मीता के पिता थे। नमस्ते बहन जी। मैंने चौंक कर देखा, मीता के पापा थे। आपने तो खबर भी नहीं की, इतने बेगाने हो गए हम लोग। उनके स्वर में आक्रोश था, शिकायत थी। मैं क्या जवाब देती। वो तो मीतू अभी किसी काम से घर गई थी, तब पड़ोस के मेहता साहब ने बताया। सब कुछ इतना अचानक हो गया। मैंने अपराधी स्वर में कहा। शिव बेचारा एकदम अकेला पड़ गया। सारी दौड़ भाग उसी की चलती थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसे अकेले सारी दौड़ भाग करने की क्या जरूरत थी। हम लोग किस लिए? कल को ध्रुव सुनेगा तो क्या कहेगा? उनसे तो जो भी कहेगा, मुझे तो अपनी चिंता होगी। ध्रुव मुझसे क्या कहेगा? इन पर इतना ताव आ रहा था, दर्द से तड़प रहे थे, पर मजाल है जो बटुए की पकड़ जरा सी ढीली हो जाए। जनरल वार्ड में रहेंगे, वहाँ नर्सिंग अच्छी होती। अब इतने बड़े आदमी को उस दर्द में ले जाऊंगी तो कैसा लगेगा? अब ये जनरल वार्ड में रहने की जिद जो है, शिव के पिता की, ध्रुव के पिता की, मीता के ससुर की, ताकि अधिक पैसे न खर्च हो, इस पर अपनी जो सूत्रधार मैं वो भी नहीं चाहती कि इन्हें इस वार्ड में रखा जाए, लेकिन वो जबरदस्ती रह रहे हैं वहाँ पर। अपनी उस दुश्चिंता में ये पूछना याद नहीं रहा कि मीता कहाँ है। 11:30 बजे उन्हें थिएटर के पास वाले कमरे में लाकर रखा गया। ऐसे हट्टे कट्टे हंसते बोलते व्यक्ति को इस तरह असहाय अवस्था में देखकर मेरी तो रुलाई फट गई। मीता के भाई नरेश ने मुझे सहारा दिया और बाहर लाया। 2 घंटे बाद उन्हें वार्ड में ले जाने की अनुमति मिली। ये 2 घंटे मेरे लिए 2 युग हो गए थे। वार्ड में वापसी के समय काफिला जरा बड़ा था। घर परिवार के लोग थे और स्टाफ के भी। ढेर सारी शीशियाँ स्ट्रेचर के साथ चल रही थी और सब लोग उन्हें उठाए हुए थे। माँ तुम सीढ़ियों से आ जाओ, लिफ्ट में तुम्हें परेशानी हो। शिव ने कहा तो मैं सीढ़ियों की ओर मुड़ गई। हाँफती हाँफती ऊपर पहुंची। तब तक स्ट्रेचर शायद वार्ड में पहुंच चुका था, क्योंकि गलियारे में उसका कहीं पता नहीं था। मैं वार्ड तक पहुंची थी कि नरेश जी की आवाज़ आई, माँ जी इधर आइए। उनके पीछे चलती हुई मैं गलियारे के छोर तक पहुंची। डीलक्स रूम का दरवाज़ा खुला और खाली स्ट्रेचर था। मैं बाहर निकली। ये कमरा? मैंने अस्पष्ट सुन कहा। भाभी ने मुँह करवाया है। मेरा असमंजस ताड़कर शिव पास आकर फुसफुसाया। ये उसके बस की ही बात थी। उसके पापा गर्व से दिखा रहे थे। सुपरिटेंडेंट से जाकर फिर गए। खड़े खड़े मुँह आलोक करवाया। बहुत लड़ाकू हुई लड़की। मैंने मीता की ओर देखा। वो चुपचाप इनके पलंग के पास खड़ी थी। घर पर तो तिनका भी नहीं उठाती। नरेश बोले, यहाँ आई है तब से सफाई में जुटी है। 3 बार तो घर के चक्कर लगा आई है। ये सास जी को खुश करने के फार्मूले हैं, समझी जी ने संन्यासिक स्वर में कहा। अब ये क्या होता है कहानी के अंदर कि मीता आकर उस अपने ससुर को डीलक्स वार्ड के अंदर डाल देती है, जो वो नहीं चाहते थे, लेकिन मीता ने ज़बरदस्ती हर तरह से करके और अपने ससुर को वहाँ पे डाल दिया, भर्ती उसमें करवा दिया। तो पूरा वातावरण जो था मीता के इर्द गिर्द यहाँ पर घूमने लगा। वो आधुनिक दिखने वाली जो लड़की है, वो जो बहू है इस घर की, अचानक से इतनी जिम्मेदारियों को कितना बखूबी निभा रही है। यही कहानी का वो जो बिंदु है, जिससे ये जो अपना सूत्रधार है, ये जो मैं है, ये जो सास है, उसका हृदय जो है पूरी तरह से पिघल जाता है। कमरा धुला पूछा चमक रहा था। दोनों पलंगों पर घर की साफ चादरें और तकिए रखे हुए थे। टेबल पर सफ़ेद टेबल क्लॉथ था। अलमारी में कागज़ बिछे हुए थे, उसमें मेरे उनके कुछ कपड़े तहा कर रखे हुए थे। चाय, शक्कर, कप, प्लेटें, माचिस, कुछ भी नहीं भूली थी वो। बाथरूम में बाल्टी, मग, तौलिया, चौकी सब व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। थोड़ी देर में स्टोव की घरघराहट शुरू हो गई। देखा मीता चाय बना रही थी। माँ चाय पी लीजिए। थोड़ी देर में वो मेरे सामने आकर खड़ी थी। कमरे में आने के बाद से उसने पहली बार बात की और उसका स्वर अत्यंत सपाट था। चाय कहाँ? मैंने एक बेमतलब सा जुमला उठाया। तो कहाँ पिएंगे? चाय यहाँ, ये कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा, उसकी बहू ने कहा, तो कहाँ पिएंगे? क्या पापा को इस हालत में छोड़कर आप घर जाएंगे? उसके बाद में तर्क था, पर उससे भी ज़्यादा वजनदार उसकी आवाज़ थी। मैंने चुपचाप प्याला होठों से लगा लिया। मेरे चाय लेते ही सबने जैसे राहत महसूस की, क्योंकि सभी थके हुए। इस तरह कहानी फिर आगे बढ़ती है। अब कहानी अंतिम क्षणों में आती है, जब मीता इतनी जिम्मेदारी से सारा कार्य करती है और थोड़ा आराम करने के लिए वो अपनी सास के पास लेट जाती है। मेरे पास लेटी ये नन्ही सी लड़की, इसका भी तो कभी कभी मन होता होगा। तब किसके आंचल में मुँह छुपाती होगी? बड़ी बहन है वो, 7 समंदर पार इतनी दूर
भाभी तो खुद ही लड़की है। वो मेरी और पीठ करके लेटी थी निष्पन्न, सलवार सूट उतार कर उसने नाइटी पहन ली थी। उसमें वो एकदम बच्ची सी लग रही थी। दिन भर किसी उग्र तेज से दब दब करता उसका चेहरा अब एकदम निरीह निष्पाप शिशु जैसा लग रहा था। ममता का एक स्वर सा उठा मन में, एकदम से अंक में भर लेने की इच्छा हुई, पर संकोच से मैं बस उसकी पीठ पर बालों पर हाथ फेरती रही। वो मेरे वात्सल्य के उद्रेक से अनजान वैसी निष्पन्द पड़ी गई। अचानक मेरी उंगलियां उसकी पलकों को छू गई। वे गीली थी। क्या हुआ बेटे? मैंने प्यार से पूछा। तो कुछ नहीं बोली, बस जैसे रुलाई रोकने के लिए होंठ सख्ती से उसकी भींच गई। अपने पापा जी के लिए परेशान हो, पर डॉक्टर साहब तो कह रहे थे वो एकदम ठीक है, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ, बस 1-2 दिन में उठकर बैठ जाएंगे, यही कह रहे थे ना। कहते कहते मैं भी शंका को उठी। वो एकदम पलटी, कुछ क्षण मुझे देखती रही, फिर मेरी छाती में मुंह छुपाकर सुबकते हुए बोली, पहले ये बताइए आपने हमें खबर क्यों नहीं की? पापा जी इतने बीमार हो गए और किसी को मेरी याद भी न आई। यही तो अपने आप को कटघरे में खड़ा करके मैं बार बार पूछ रही थी, मुझे उसकी याद क्यों न आई, अपनी बिटिया को कैसे पकड़ी मैं। ये कहानी स्नेहबंध, जब कहानी की एक पात्र के बारे में जो सूत्रधार जो सास है वो एक पूर्वाग्रह कर लेती है, लेकिन जिस तरह वो आधुनिक दिखने वाली लड़की इस पूरे माहौल को अपने हाथ में ले लेती है, अपने ये विचार करें कि क्या एक दकियानुसी विचारों में पली एक ग्रामीण लड़की इस सारी व्यवस्था को कर पाती है? संस्कार और आधुनिकता ये दोनों भिन्न तत्व हैं। जो आधुनिक व्यक्ति है वो संस्कारहीन होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त बात होती है जो इस कहानी के अंदर अपने कहानीकार ने उठाई है। आधुनिकता नई और पुरानी, इसी भाव का एक निबंध भी अपने पाठ्यक्रम में लगता है। तो आधुनिकता से मतलब ये होता है कि हमारे विचार जो है वो नए, संस्कार सदैव पुराने ही रहते हैं, और आधुनिक दिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर भी संस्कार होते हैं। ये कहानी स्नेहबंध अपने को इसी एक भावना का अपने सामने कटाक्ष करती है। बहरहाल आज इतना ही, अगली कक्षा में पुनः किसी कहानी या कविता के साथ, तब तक के लिए